नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रहमान आज लेकर आया हूँ पाठ 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षा में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। वीडियो पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई जाएगी जिससे आपके जो नंबर हैं वो बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न क्या है कि पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल पुराने समय में यूज होता था, तो इसको हम मानते हैं कि मेरे जो पिताजी थे तो पिताजी के समय यूज होता था। ध्यान रखना, पीतल जो है वो पिताजी के समय यूज होता था। तो पी माने हो गया पीतल, ता माने तांबा और जी माने जिंक। तो तांबा और जिंक से मिलके बनता है, ध्यान रखना। तो इसलिए मिश्र धातु जो है तांबा और जिंक से मिलके बनने वाली है। अगर किसी बच्चे को ये पता है कि मिश्र धातु क्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। सल्फाइड ऐसक। पहले तो ध्यान रखना ऐसक होता क्या है। ऐसक वो पदार्थ है जिसमें धातु को आसानी से अधिक मात्रा में और कम खर्च पर प्राप्त किया जाता है, उसे हम ऐसक कहते हैं। तो ऐसक सल्फाइड ऐसक का मतलब हुआ यानी ऐसा ऐसक जिसमें सल्फाइड उपस्थित हो उसे हम सल्फाइड ऐसक कहेंगे। निष्कर्षण का मतलब होता है उसे शुद्ध रूप में प्राप्त करना। तो कौन सी विधि हम काम में लेंगे, तो ध्यान रखना ये 4 विधियां हैं। चारों विधियों में मैं अलग अलग आपको इसका मतलब बताता हूँ क्या होता है। तो हम बात करते हैं पहले भर्जन। भर्जन एक विधि है। इस विधि के अंदर ध्यान रखना हम किसको, जिसके अंदर सल्फाइड जुड़ा होगा उसको अलग करने के लिए हम इसे काम में लेंगे। और ये हमेशा ध्यान रखना कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाएगा। तो ये इसकी खास बात है। यानी सल्फाइड ऐसक को अगर आपने साफ करना है यानी शुद्ध करना है तो हमें भर्जन करना पड़ेगा, यानी उसे भर्जना पड़ेगा। और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा और अधिक ताप पे होगा। अब बात आती है जबकि निस्तापन की। तो निस्तापन ध्यान रखना, निस्तापन भी भर्जन की तरह ही प्रक्रिया है, लेकिन इसके अंदर अगर किसी पदार्थ में कार्बोनेट उपस्थित है या जिसके अंदर ऑक्साइड उपस्थित है उसको शुद्ध करने के काम में हम निस्तापन लेते हैं। अब थर्मीट प्रक्रम। थर्मीट ऐसक को शुद्ध करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। ये एक खास प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो आयरन ऑक्साइड है उसकी एल्यूमिनियम से क्रिया करवाते हैं। जब एल्यूमिनियम से क्रिया होगी तो एल्यूमिनियम जो है वो अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पे एक विस्थापन अभिक्रिया होगी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन खास बात ये है कि जो इसमें आयरन है ये पिघला हुआ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? पिघला हुआ। तो जब पिघला हुआ आयरन मिलता है तो ये पिघला हुआ आयरन रेल की पटरियों को जोड़ने का काम करता है। इसलिए ये थर्मीट प्रक्रम महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी किताब में भी मिलता है तो वहाँ से इसे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। तो चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। प्रश्न था अधातु जो कमरे के ताप पे होती है द्रव। यानी देखो इसमें 2 चीज़ हैं कि एक तो अधातु पूछे और दूसरी द्रव पूछे। हालांकि ये भी अधातु है, ये भी अधातु है और ये भी अधातु है, लेकिन पूछा क्या है? द्रव के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान रखना ब्रोमीन एक ऐसा द्रव है जो अधातु होता है और इसका जो रंग होता है यानी इसकी भाप जो बनती है उसका याद रखना आपने। इसकी जो भाप होती है वो भूरे रंग की होती है। बात आती है अगर धातु पूछा जाए, क्या पूछा जाए? यही प्रश्न में अगर शब्द लगा दिया जाए किसका, कि ऐसी धातु का नाम लिखो जो किस रूप में पाई जाती है, द्रव के रूप में पाई जाती है, तो आपका उत्तर जो है वो मरकरी हो जाता। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से हमारा जो उत्तर है वो क्या है? ब्रोमीन है, क्योंकि उसने क्या पूछा है? अधातु पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यानी वह अधातु जो क्या है?
चमकीली है। तो सभी ने नमक खाया है। नमक जिसके अंदर आयोडीन होती है, उसकी जो चमक होती है वो सफ़ेद रंग की थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए ए धातु होता है जो आयोडीन है, जो चमकीला होता है। बात करते हैं हमारे 5वें प्रश्न की, जिसमें पूछा गया है कि विद्युत का सुचालक, लेकिन खास बात क्या है इसमें कि इसमें सुचालक पूछा है, वो भी कौन सा, ए धातु। तो ध्यान रखना, हमारे घरों में जिसके घर में बैटरियां हैं, इन्वर्टर है, तो उन बैटरियों के अंदर जो प्लेट डली होती है या जो सेल के अंदर रोड लगी होती है वो ग्रेफाइट की होती है, और वो ग्रेफाइट ए धातु ही है, और ये हमेशा विद्युत का सुचालक है। जबकि हीरा जो है ये भी ए धातु है, लेकिन ये हमारे लिए कुचालक की तरह काम करता है। हाँ, अगर आप हीरा पहन के किसी करंट वाली चीज़ के हाथ लगाओगे तो आप में करंट नहीं आएगा, लेकिन पेंसिल की नोक जो होती है, यानी पेंसिल का जो लेड होता है, अगर आप उसको किसी पिन में या किसी करंट वाली जगह लगाएंगे तो आप में करंट आ सकता है, क्योंकि वो सुचालक होती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि आयनिक यौगिक, यानी हमेशा विज्ञान का और प्रकृति का एक नियम है कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो एक जैसी चीज़ें हैं वो आपस में घुल जाती है। जैसे आपके अगर हाथ तेल से भर जाएं तो आप साबुन लगाते हो, और साबुन जो है वो उस तेल को घोल देती है। कारण ये था कि यहाँ पे दोनों एक जैसे ही गुण रखते हैं। अब हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न में भी ये कहा है आयनिक यौगिक, यानी ऐसा यौगिक जो किससे मिलके बना हुआ है, जो आयन से मिलके बना होता है, उसी को बोला जाता है आयनिक, उसी को बोला जाता है आयनिक। तो एक सामान्य परिभाषा थी कि ऐसे यौगिक जो आयन से मिलके बने होते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक में एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है, यानी एक प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला होगा, उससे मिलकर बनता है आयनिक यौगिक। लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो है आयनिक यौगिक किसमें घुलते हैं। तो खास बात याद रखना है जल के अंदर। लेकिन यही आयनिक की जगह अगर प्रश्न होता हमारा सह संयोजक, कौन से, सह संयोजक, तो ये तीनों उत्तर हमारे लिए सही हो सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विद्युत तारों को वेल्डिंग, अब सभी ने सुना हुआ है जो वेल्डिंग होती है, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप कोई बिजली का काम करवाने के लिए किसी बिजली वाले के पास जाते हो तो वो काबिये से, यानी एक गरम सी रोड होती है और उसके आगे ऐसे तीखापन सा लगा होता है जिसको वो तार से लगाता है और एक चमकीली सी नोक बनती है। तो जो वेल्डिंग है, ध्यान रखना वेल्डिंग, तो वेल्डिंग हमेशा किससे की जाती है, उस वायर को बोला जाता है सोल्डर। ध्यान रखना ये सोल्डर है, जबकि जो कंधा होता है उसको शोल्डर कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे वेल्डिंग के लिए, वेल्डिंग के लिए सोल्डर वायर है वो काम आती है। अब सोल्डर को अगर सोल्जर ना पढ़ें, इसको पढ़ें कि सोल्जर यानी सैनिक, तो सैनिक लेट हैं, ले का मीन लेड और टी का मीन टिन, यानी ये लेड और टिन से मिलके बना होता है और ये भी अपने आप में एक मिश्र धातु है। तो बहुत काम का प्रश्न है हमारे, इस सोल्डर मिश्र धातु किस किस से मिलकर बनती है। तो ध्यान रखना कि सोल्जर जो है यानी सैनिक जो है वो लेड है, यानी कि लेड है और टिन है।
नेक्स्ट प्रश्न आता है कुछ धातुओं को पीट कर। तो पीट कर हमने देखा है कि अपने लोहा से हम, जो लोहा होता है उस लोहा से हम क्या करते हैं कि एक कई यानी कि फावड़ा बनवा सकते हैं, एक कुल्हाड़ी बना सकते हैं, एक तवा बना सकते हैं, एक अलमारी भी बना सकते हैं। इसका मतलब कि इनको पीटने के बाद में इनको फैला सकते हैं। तो जब ये फैलते हैं तो फैलने का मतलब होता है यानी चोट मारने को बोलते हैं, पीटने को बोलते हैं आघात, इनको बोला जाता है आघात। तो जब पीटा जाता है इसका मीन इन पे आघात हुआ, और आघात होने पर जब ये बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं आघात वर्धता। तो इसीलिए हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा आघात वर्धता, यानी पीट कर पतली चादर में बनाना क्या कहलाता है, आघात वर्धता कहलाता है। जबकि तन्यता, तन्यता का मीन होता है उसे खींच कर लंबा तार में बदलना कहलाता है उसकी तन्यता। जबकि ध्वनिकता का मीन होता है कि जो घंटी होती है, जो घंटी है यानी कि ध्वनि का मीन जो घंटी है, घंटी में जो आवाज़ उत्पन्न होती है उस गुण के कारण उसको बोलता है ध्वनिकता। और चालकता से मतलब होता है कि उसमें करंट का प्रवाह होना। तो उसमें करंट का प्रवाह होना, ये चारों ही पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से उत्तर इसका आघात वर्धता है। लेकिन चारों पॉइंट अगर किताब में मिलते हैं तो उन्हें याद कर लिया जाना चाहिए। बात करते हैं हमारे प्रश्न की। प्रश्न नंबर जो 9 है उसमें सबसे अभिक्रियाशील धातु माना गया है। तो सबसे ज़्यादा क्रिया करने वाला ध्यान रखना, वैसे तो इसका उत्तर आता है पोटेशियम, लेकिन इसको क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में भी रखा जाता है। इसीलिए हमारी इस पाठ का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी। इस पाठ में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका नाम है सक्रियता श्रेणी। इस उत्तर की खास बात यह है कि जो धातु हैं उनको उनकी अभिक्रियाशीलता के अगर घटते हुए क्रम में रखें, किस क्रम में, घटते हुए, इस घटते हुए को अधिकतर किताबों में अवरोही लिखा जाता है, अवरोही क्रम लिखा जाता है। तो अगर हम धातुओं को उनके अवरोही क्रम में यानी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखें तो हमें जो प्राप्त होती है उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अगर याद है तो आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में थोड़ा बता दूं कि याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें क्या था, कनाका, मांगे, अल्टो, ज़ेन, फिर फरारी, ले, फिर आता है हाँ, क्यों, हाजी, आगे, आऊं। यानी सबसे ऊपर की तरफ जो था वो पोटेशियम था, उसके जस्ट बाद में सोडियम था, और फिर कैल्शियम था, और फिर मैग्नीशियम था। तो ये इनका अभिक्रियाशीलता के बढ़ते हुए यानी घटते हुए क्रम के अंदर ये व्यवस्थित है, इसीलिए इसका नाम सक्रियता श्रेणी है। और इस अध्याय का अंतिम जो प्रश्न है उस पे आ गए हैं, और ये मेरे ख्याल से आप सभी को आता है, इसलिए प्रश्न के हिसाब से प्रकृति का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, इसका उत्तर आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताएं कि आपने अभी तक जो 10 सवाल पढ़े उसमें से आपके कितने सही थे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं पाठ 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और उम्मीद है इनमें से आपके 10 प्रश्न आ जाएंगे। धन्यवाद।